मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। साल 2023 का आगाज हो चुका है। दुनिया के कई देशों में लोगों ने नए वर्ष का जश्न काफी उत्साह से मनाया। वहीं सैलानी देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर नए साल का जश्न मनाया। इस वर्ष देश में करीब 10 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। 2024 के शुरू में ही लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए 2023 को लोकसभा का चुनावी वर्ष भी मान सकते हैं। दिसंबर में आए गुजरात चुनाव के नतीजों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। गुजरात में मिली इस बम्पर जीत के साथ ही बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने का दावा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके पहले 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार प्रदर्शन करना होगा। साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होना निर्धारित है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही तैयारियों के बीच ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती है कि सरकार साल 2023 में इस राज्य में भी विधानसभा का चुनाव करवा सकती है। साल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इस तरह करीब 10 राज्यों में चुनाव हो सकता है। इन राज्यों के जो भी परिणाम आएंगे वह आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। आइए जानते हैं इन सीटों पर देश के अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात कर्नाटक की। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को यहां बहुमत नहीं मिला था। भाजपा को 104 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस 78 और जेडीएस 37 सीट जीतने में कामयाब रहा था। वहीं बीजेपी नेता के तौर पर बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर पुनः राज्य में सरकार का गठन किया था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि भाजपा ने फिर राज्य में 2019 में सरकार का गठन कर येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले 3 साल में बीजेपी को 2 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि साल 2023 में होने वाला चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तेलंगाना में साल 2018 के चुनाव में टीआरएस 88 सीट जीतने में कामयाब रही और मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर राव। 2018 विधानसभा की बात करें तो यहां कांग्रेस को 19 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। लेकिन एक तरफ जहां भाजपा का मानना है कि 2023 में तेलंगाना में टीआरएस का विकल्प बन उभरेगी, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर राव 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश में है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां अभी कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। बात यदि साल 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी को 200 में से सिर्फ 73 सीट पर ही जीत मिली थी। राजस्थान सरकार को 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि आने वाले अप्रैल से बीपीएल परिवारों को साल में 12 सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से दिए जाएंगे। जाहिर है कि पुरानी पेंशन योजना का जिस तरह से फायदा हिमाचल में कांग्रेस को मिला है, उसी तरह गहलोत राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के सहारे 2023 का चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच अंतर्कलह किसी से भी छुपा नहीं है। इसलिए बीजेपी को स्वयं के पार्टी में सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर 15 साल बाद यहां जीत दर्ज की थी और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि करीब 15 महीने भी कांग्रेस इस जनादेश को संभाल नहीं पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का एक गुट अलग होने के बाद भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट जबकि बीजेपी को 109 सीट पर जीत मिली थी, यानी दोनों के करीब 1% वोट शेयर का अंतर था। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, उससे भी बीजेपी के लिए यह आसान नहीं है। 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में रहने के बाद 2018 के चुनाव में आखिरकार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यहां कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 68 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को मात्र 15 सीट ही हासिल हो पाया था। वहीं हालिया उपचुनाव में कांग्रेस ने खुद को जिस हिसाब से मजबूत किया है,
इससे साफ जाहिर है कि 2023 के चुनाव बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। त्रिपुरा 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35 सीट और अन्य को 16 सीट मिली थी, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर में 1% से थोड़ा सा ही ज्यादा का अंतर था। वहीं चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाया और 2% से भी कम वोट मिले। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी को रोकने के लिए सीपीएम को कांग्रेस हाथ मिला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का सत्ता में वापसी करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इस बार बीजेपी को टीएमसी से भी कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि त्रिपुरा में कुल आबादी का 2/3 बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग हैं। वहीं साल 2018 में कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने में विफल रही। केवल 2 सीट जीतने वाली भाजपा ने राज्य में सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, लेकिन इस बार मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी 2023 में विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। बात यदि कांग्रेस की करें तो 2023 में होने वाले चुनाव से पहले एक तरफ से उनका सफाया हो गया है, अभी उसके पास एक भी विधायक नहीं है। वहीं 2018 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अचानक मेघालय विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। उम्मीद है कि इस बार मेघालय चुनाव मुकाबले में टीएमसी के सामने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। साल 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा ने किया है, जबकि 2018 में बीजेपी ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला था। वहीं वर्तमान में मिजोरम रमी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार सत्ता में है। जोरमथांगा के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस मात्र 4 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। नागालैंड में साल 2018 में नागा पीपल्स फ्रंट पार्टी 26 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बावजूद इसके एनडीपी बीजेपी गठबंधन आसानी से बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। साल 2018 के चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 17 और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस बार भी बीजेपी नेफ्यूरियो की एनडीपीपी से मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2023 के चुनाव में बीजेपी का प्लान 20 सीटों पर लड़ने और अन्य 40 सीटों पर एनडीपीपी उम्मीदवारों का समर्थन करने की है। पिछली चुनाव में यहां कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाया। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी को 2 सीटों और जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट आई थी। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नजर भी नागालैंड में अपनी पेठ बढ़ाने पर है और वो भी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ नागालैंड में 2021 में चुनावी स्थिति में आई राइजिंग पीपल्स पार्टी की एंट्री हो रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले नागालैंड में बीजेपी को झटका देते हुए पार्टी के 3 जिला अध्यक्ष नवंबर में जेडीयू में शामिल हो गए थे। ये सब आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सिर दर्द साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यहाँ का चुनाव पिछले सभी चुनाव से अलग होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद राज्य में कई सीटें रिजर्व हो गई है और पहला चुनाव भी होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही तैयारियों के बीच ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि सरकार इस राज्य में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव करवा सकती है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण प्रकल्प के कारण काफी अहम और चर्चित हो गया है। भाजपा और क्षेत्रीय दलों का कॉकटेल जनाधार विधानसभा चुनाव में ये भी तय करेगा कि किस क्षेत्रीय दल का किस राष्ट्रीय पार्टी से कैसा रिश्ता है। साल 2023 में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सरकारें जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त संभावना है कि समान नागरिक कानून पास कराकर भाजपा चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करेगी। हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दों के बीच पिछड़ा वर्ग, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों का शोर शराबा 2023 में भी सुनाई देगा। भाजपा जैसे शक्तिशाली दल से लड़ने के लिए आगामी वर्ष में विपक्षी दलों के एकजुटता के प्रयास किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। कांग्रेस और भाजपा विरोधी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए 2023 संघर्ष से भरा होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पूरा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।